अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान दोबारा से एक लास्ट डिच अटेम्प्ट कर रहा है ईरान और यूएस के दरमियान सीज फायर की, जहां पर कल रात हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, आर्मी चीफ सीडीएफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, उनसे भी फ़ोन पे बात की और सब्सिक्वेंटली ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची, उनसे भी कल रात को उनकी जो है वो ब्रीफ डिस्कशन हुई, जहां पर बेसिकली दो पॉइंट्स को सामने रखा गया। एक सीज फायर था इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट में जो ईरान, यूएस और इसराइल की है, एंड दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मोज को यानी कि आबनाए हॉर्मोज को वापस से खोलना और पूरी जो दुनिया की ट्रेड है वहां से उसको दोबारा से कंटिन्यू रखना। ये दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको ईरान को भी कन्वे किया गया और यूएस को भी कन्वे किया गया। कुछ गारंटीज थी इन दो कंट्रीज की, उनको भी लेकर दिया गया कि अगर सीज फायर यहाँ पर अप्रूव होता है तो ये जो गारंटीज है ये दोनों एक दूसरी कंट्रीज को देंगी। ऑन द अदर हैंड बाकियों को दलाल कहने वाले आज की तारीख में सबसे बड़े दलाल खुद निकले। इस टाइम के ऊपर एक अटेम्प्ट जो है वो इंडिया से भी की जा रही है सीज फायर की, जहां पर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जो कि बाकियों को दलाल कहते हैं, वो भी इस टाइम के ऊपर यूएस और ईरान को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से। तो उनकी कल बात हुई जहां पर अगेन सीज फायर की बात हो रही थी। तो जस्ट आयरनी चेक करो कि 2-3 दिन पहले आप जो कंट्री सबसे ज्यादा सीरियस एफर्ट कर रही है सीज फायर के लिए, उसको आपने अपनी ऑपोजिशन के सामने दलाल कहा और आज आप ही दल्लागिरी के जो सबसे बड़े कारनामे हैं उनको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दो ग्लोबल स्टेज के ऊपर आपको एज अ सीरियस पार्टी कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा। तो जस्ट ये जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को क्यों इतनी आग लगी हुई है सीज फायर की, उनको समझने की जरूरत है कि ये जो पूरी वॉर है ये हमारे नेबरहुड में हो रही है, यानी कि हमारे बैकयार्ड में हो रही है। और बैकयार्ड में जो एक वॉर है, जंग है, किसी को अच्छी नहीं लगती, उसके रिपरकशंस कल को हमारी कंट्री में भी आ सकते हैं। बिकॉज यूएस इस टाइम के ऊपर पूरे तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ग्लोबल स्टेज के ऊपर उनके ये जो रिसेंट एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए हैं और उनको जो ऑपरेशन कंडक्ट करना पड़ा है, इवन दो उनको सक्सेस मिली, लेकिन ग्लोबल स्केल के ऊपर ह्यूमिलेशन किस वजह से हुई कि ईरान को अंडर एस्टिमेट किया। जंग शुरू होने से पहले ही बड़े बोल दिए कि ये तो अमेरिका के लिए चंद दिनों का खेल है, ये तो वॉर ऐसे ही ओवर हो जाएगी। लेकिन फिर अगेन ईरान की तरफ से रेजिस्टेंस मिली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इस टाइम के ऊपर क्लोज है, उसको यूएस ओपन नहीं करवा पा रहा। तो पूरी दुनिया के सामने यूएस की जो इमेज है सुपर पावर की, वो इस टाइम के ऊपर गायब होती जा रही है, जिसका जो डर है इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा व्हाइट हाउस में फील किया जा रहा है। तो इस वजह से वो इम्पेशेंट हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक मिसाल यूज होती है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगे, पागल कुत्ते की, जो कि इस टाइम के ऊपर यूएस की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ऐसी ही है। बेशक इस डोमेन में उनका दिमाग काम न करता हो, लेकिन यूएस की जो मिलिट्री पावर है आप उसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कुत्ता जो है वो पागल जरूर है, लेकिन फिर भी काट सकता है और बहुत बुरा काट सकता है। अगर ये सीज फायर अटेम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, कामयाब नहीं होती, तो यूएस एक फुल फ्लेज इन्वेजन जो है वो ईरान के अंदर लॉन्च करेगा और ये एक बहुत बड़ी तादाद में अपनी एयरफोर्स को यूज करते हुए ईरान का जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको रिलेंटलेसली बॉम्ब करेंगे। ये ईरान के अंदर कुछ नहीं छोड़ेंगे। और जब एक कंट्री के अंदर पावर और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी ना रहे, उनके घरों में बिजली ना आए, उसके बाद उनका लॉ एनफोर्समेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स कर जाए, गवर्नमेंट को बॉम्ब करके जो है वो कोलैप्स करा दिया जाए, तो चाहते हुए ना चाहते हुए एक कंट्री जो है वो सिविल वॉर में चली जाती है। जब बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, कानून नहीं होता, तो शहरों में, बाजारों में लूट मार शुरू हो जाती है, कुछ लोगों के हाथों में बंदूकें लग जाती हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाती है और ऐसे आपकी कंट्री जो है वो एक सिविल वॉर में चली जाती है। मैं अगेन आपको वही एग्जांपल दूंगा कि पागल जरूर है, लेकिन काट बहुत बुरे तरीके से सकता है और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो रहती दुनिया तक रहने वाले हैं। देखो इस टाइम के ऊपर जो मेन पॉइंट है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है और ईरान के पास ये एक गॉड गिफ्टेड है कि वो जब चाहे स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज कर सकते हैं। इवन अगर सीज फायर हो भी जाता है और फिर उसके बाद भी अगर यूएस इनकी जो डिमांड्स हैं वो नहीं मानता, तो सिंपली आप दोबारा से स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज कर सकते हैं, उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। यूएस चाहे जितनी मर्जी बार प्रिपेयर करके आ जाए, वो आपसे ये एडवांटेज नहीं ले सकता। जिस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मोज की जियोग्राफी है, ईरान जब तक चाहे उसके ऊपर अपना जो कंट्रोल है उसको एग्जर्ट कर सकता है। और अब तो दुनिया को फिजिकली ईरान की जो कैपेबिलिटीज हैं उनका पता लग चुका है, तो ना चाहते हुए भी यूएस के पास और बाकी कंट्रीज के पास ईरान की जो डिमांड्स हैं उसको मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और इस लेवरेज को यूज करते हुए ईरान अपनी इकोनॉमी और अपनी जो मिलिट्री है उसको और बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता है। तो पाकिस्तान जो इस टाइम के ऊपर सीज फायर की रिक्वेस्ट रख रहा है, जनरली ईरान का उसको मानने में कोई नुकसान नहीं है। ऑन द अदर हैंड मैं आपको रियलिटी बताऊं तो पहले मुझे भी लगता था कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं यूएस की जो लाइन है उसको टो कर रहा है, हम अमेरिका के कहने पे ईरान के साथ सीज फायर कर रहे हैं। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता रियलिटी को स्टडी करते हैं तो चीज़ें बहुत डिफरेंट है। अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी इतनी सॉफ्ट होती तो पाकिस्तान डे वन से यूएस के साथ ईरान के अगेंस्ट में कैनेटिक तौर पर शामिल होता, ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर रहा होता। हमने सारे डिप्लोमेटिक बर्डन लिए, हमने सारे
है इकोनॉमिक बर्डन लिए, लेकिन ईरान के अगेंस्ट में हमने एक बुलेट तक फायर नहीं की। उल्टा हर फोरम के ऊपर सपोर्ट किया जा रहा है, हर फोरम के ऊपर उनकी जो सोवरेनिटी है उसकी बात की जा रही है, जिसको ईरान भी इस टाइम के ऊपर अप्रिशिएट कर रहा है। इवन जस्ट इस टाइम के ऊपर अगर आप कुछ मीडिया रिपोर्ट्स उठाकर देखेंगे तो ये जो यूएस और ईरान और इसराइल की वॉर चल रही है, इसका उल्टा कई डोमेन्स में पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। बिकॉज जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज क्लोज हुई है, पाकिस्तान के कराची पोर्ट और गवादर पोर्ट के ऊपर जो ट्रेड एक्टिविटी है उसमें एज फार एज 200 से 300% का इंक्रीज आया है। बिकॉज जो शिपिंग कंपनीज है वो अल्टरनेट ट्रेड रूट्स को ढूंढ रही हैं और कराची पोर्ट या फिर गवादर पोर्ट तक का जो रूट है वो बिल्कुल सेफ है। पाकिस्तान नेवी उसको सिक्योर कर रही है और ज्यादा से ज्यादा जो शिपिंग कंपनीज है अब अपनी जो कंटेनर शिप्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, वो उनको इस रूट के ऊपर भेज रहे हैं। अगर ये वॉर जो है वो लंबे अरसे के लिए चलती है, यानी कि लॉन्ग टर्म चलती है, तो इसका जो डायरेक्ट एडवांटेज है वो पाकिस्तान को होगा कि हमारा जो एक डेडिकेटेड ट्रेड रूट है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो कि सिर्फ ये पॉइंट पाकिस्तान को इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा सस्टेन करा सकता है। अगर पाकिस्तान सिर्फ अपना एडवांटेज देखे और चुप करके जो इस टाइम के ऊपर मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसको देखता रहे, लेकिन इन सब के बावजूद जो एक सीज फायर का ऑप्शन है उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, तो पाकिस्तान का ये जो डिप्लोमेटिक बिहेवियर है इसको डिफाइन करने का सबसे अच्छा जो ऑप्शन है वो यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान अपने मफादात के ऊपर फोकस कर रहा है, यानी कि अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको सबसे आगे रख रहा है। और वो यहाँ पर ये है कि हमारे जो एक बैकग्राउंड में एक जंग चल रही है, एक सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसको जल्द से जल्द क्लोज किया जा सके ताकि हम अपने दूसरे थ्रेट्स के ऊपर फोकस कर सकें। बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है आपको पता है कि इस टाइम के ऊपर कैसी सिचुएशन से गुजर रहा है। कल को अगर उधर रेफ्यूजी सिचुएशन बनती है तो जस्ट सोच के देखें कि पाकिस्तान के लिए चीजें जो हैं वो कितनी ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो ना पाकिस्तान यहाँ पर यूएस का साथ दे रहा है, ना पाकिस्तान यहाँ पर ईरान का साथ दे रहा है, सिर्फ हम यहाँ पर अपने जो मफादात है उनको सबके ऊपर मुकद्दम रख रहे हैं। और यही मैं समझता हूँ कि इस टाइम के ऊपर सबसे बेस्ट अप्रोच है। आई होप कि तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।